गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो क्लास के अंतर्गत एक नए टॉपिक आनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे। आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स क्या है? तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पैतृक लक्षणों का संचरण या स्थानांतरण होता है, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। कहने के मतलब कि माता पिता के कुछ लक्षणों, कुछ गुणों, जिसे हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, का स्थानांतरण होता है। क्योंकि कोई अगर जो बच्चा है या कोई एक पौधा है, नया पौधा, वह अपने जनक पौधा से, वह अपने पेरेंट से उसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। जैसे हम लोग बच्चे को देखते हैं, उसके माता पिता को देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा माता पिता का कॉपी वो नहीं होता है, चाहे वो वनस्पति जगत में हो या वो जंतु जगत में हो। तो इनमें से कुछ गुणों का स्थानांतरण होना ही जेनेटिक्स या आनुवांशिकता कहलाता है। इसमें हम लोग 2-3 टर्म देखेंगे। आनुवांशिक इकाई, जेनेटिक यूनिट। तो आनुवांशिकता इकाई, जेनेटिक यूनिट हम लोग कहते हैं गुणसूत्र को, इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को कहा जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या अम्ल इसे कह सकते हैं। आनुवांशिकता का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो प्रयोग किया मटर के पौधे पर, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो मटर के पौधे पर जो उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने जिन लक्षणों का स्थानांतरण करने के पश्चात जो जो नियम दिए, वो आज भी लागू होता है। इसलिए मेंडल को हम लोग आनुवांशिकता का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ये पादरी थे। इनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। ये इनका जीवन काल है मेंडल का। इसी बीच 1866 में इन्होंने जेनेटिक्स के बारे, आनुवांशिकता के बारे बताया। इन्होंने क्या काम किया इस पीरियड में, जो इनका जीवन काल था, तो 1856 से लेके 1863 तक, मतलब 7 वर्षों तक इन्होंने पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और उन्होंने कुछ जो नियम लिखे, तो ये जो 7 वर्षों तक लगभग उन्होंने 200 प्रकार की, 2000 प्रकार की मटर के पौधे के प्रजातियों का अध्ययन किया। और इतनी अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कुछ नियम दिए। और इनके मृत्यु के बाद जब नए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिकता का अध्ययन किया, तो देखा स्ट्रेंजली कि अरे, इन्होंने जो भी नियम दिए थे, जो भी सारा कैरेक्टर बताया, वो आज के हम लोगों के द्वारा दिए गए नियम से मेल खाता है। ये इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि कई साल वर्ष पहले इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किया, उनका जो आंकड़ा एकत्रित किया, इसके आधार पर इन्हें हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता का पिता
या आनुवंशिकता के जनक महान वैज्ञानिक ग्रेगर जोहन मेंडल। अब हम लोग गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ससीम केंद्रक कोशिकाओं में, ये हमारा एक कोशिका है ससीम केंद्रक, जिसके अंदर ये केंद्रक पाई जाती है और इसी में हमारा गुणसूत्र और ये केंद्रिका न्यूक्लियोलस पाई जाती है। तो ये गुणसूत्र क्या है? ये धागे नुमा संरचना है और केवल ससीम केंद्रक कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचना है। यह आनुवांशिक इकाई की वाहक है। किसी भी प्रजाति में, या मानव में, या बिल्ली में, या कुत्ते में, या पपीते के पौधे, या मटर के पौधे, कहने का मतलब वनस्पति जगत के सभी प्रजातियों में और जंतुओं के सभी प्रजातियों में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है। हम लोग यहाँ से देखते हैं मटर का पौधा, मटर के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। एकदम निश्चित रूप से किसी भी मटर के पौधे में अगर उसके कोशिका के अंदर जो केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र है उसमें अगर हम लोग संख्या देखते हैं एक कोशिका में, तो मटर के पौधे के एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। अगर इसको पेयर में लिखेंगे तो 7 पेयर्स, 7 जोड़ा। उसी प्रकार मानव में, ह्यूमन में, ये पी प्लांट के लिए हुआ और ये ह्यूमन के लिए हुआ, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसको अगर हम लोग जोड़ा में देखते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाती है। प्रश्न आता है मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 46, या ऑप्शन में अगर जोड़ा में दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं ये 23 जोड़े के रूप में पाई जाती है। तो 23 × 2 = 46। इसमें नर गुणसूत्र और मादा गुणसूत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो नर गुणसूत्र XY होता है और मादा गुणसूत्र XX होता है। यहाँ पे हम लोग और अच्छा से लिखेंगे तो 22AA + XY, 22AA + XX। ये 22 क्या है? ये मेरा ऑटोसोम कहलाता है। लेकिन जब हम लोग नर गुणसूत्र की बात करेंगे तो नर गुणसूत्र हो जाएगा X और Y। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये 22 ऑटोसोम है और XY एक जोड़ा मेरा नर गुणसूत्र है। तो 22 और एक पेयर, तो ये 23 हो गया और ये 23 हो गया। तो 23 पेयर कहने का मतलब 46 नर में भी और 23 पेयर्स मादा में भी, तो 46 होगा। लेकिन हमने यहाँ टर्म लिखा है नर गुणसूत्र, मेल क्रोमोसोम। तो मेल क्रोमोसोम मेरा हो गया XY और मादा क्रोमोसोम मेरा हो गया X और X। हम लोग सांकेतिक के रूप में लिखेंगे तो नर गुणसूत्र को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ मेल क्रोमोसोम। और संकेत के रूप में इसको देखते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ फीमेल क्रोमोसोम। दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोम। DNA फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। यह भी केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना है। इसकी संरचना को हम लोग बोलते हैं, जिसमें वो अरेंज रहता है, उसको बोला जाता है द्विकुंडली संरचना। अंग्रेजी में बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। हम लोग देखते हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डबल है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हम लोग यहाँ एक तीर का निशान यहाँ लगा रहे हैं और सेकंड ये जा रहा है, तीर का निशान हम लोग इधर दे रहे हैं। मतलब ये एंटी पैरेलल, एक थ्रेड इधर जाएगा, एक थ्रेड उधर चला जाएगा।
और ये हमेशा यहाँ पे कुछ क्षार रहते हैं जिसका हम लोग अभी बताया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रासायनिक रूप से इसमें नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं, फॉस्फेट रहता है और शुगर रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट और शुगर। ये जो नाइट्रोजनी क्षार है, ये 4 तरह के क्षार इसमें है। एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, केवल इसको सिंबॉलिक करेंगे कि दिस इज एडेनिन, दिस इज ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन, ये चारों का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो हम लोग अरेंजमेंट देखते हैं। इसकी जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजनी क्षार का, ये जो एडेनिन है ये हमेशा थाइमिन के साथ जुटेगा और जो साइटोसिन है हमेशा ग्वानिन के साथ जुटेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन बंधन है और इसमें 3 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ने वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या है, ए के साथ टी है, जी के साथ सी है, ये ट्रिपल बंधन है। तो ए टी जी सी, ए टी जी सी। अब ये क्या काम करता है, ये जो आनुवंशिक पदार्थ है इसमें एक, हमेशा जानते हैं कि ये आनुवंशिकता का मतलब हुआ स्थानांतरण करना, गुणों का स्थानांतरण करना। तो इस डीएनए का एक और काम है कि ये जो डीएनए का जो थ्रेड है वो आपस में टूट जाता है। ये आगे चला गया और ये भी आगे चला गया। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ए है, ये टी है, यहाँ जी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ टी है। जब न्यूली थ्रेड का फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी इस तरह से ये फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये डबल स्ट्रक्चर है, तो ये जो नया थ्रेड बनेगा ये हमेशा टी हो जाएगा, जी के सामने सी हो जाएगा, ए के सामने टी हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ टी के सामने ए, सी के सामने जी सी और इसके सामने टी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब मातृ कोशिका से संतति कोशिकाओं में जाने के लिए ये डीएनए के जो थ्रेड है वो 2 अलग अलग रूपों में बढ़ जाती है। इसको हम लोग डीएनए का टूटना कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं, ये जो हमारा जो आनुवंशिकता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसमें जो सारी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस में होती है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में। 2 तरह का जो जनन प्रक्रिया है, एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो लैंगिक जनन हम लोग में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में किस तरह से ये डीएनए बनता है, टूटता है, किस तरह से कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4 होती है और कैसे उसमें गुणों का स्थानांतरण होता है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि मातृ कोशिका से जब संतति कोशिकाओं में आता है तो कुछ गुणों का स्थानांतरण होता है, सभी गुणों का नहीं। ऐसा होता है कि किसी पुलिस ऑफिसर का बेटा हो सकता है चोर बन जाए, ऐसा होता है। और किसी चोर या डाकू का लड़का एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। तो हम लोग कहने के लिए कह सकते हैं, अगर ये जेनेटिक्स नहीं होता है, इसमें अगर आनुवंशिकता के गुण नहीं होती, तो पूरा जैसे माता पिता है वैसे उसके संतान में गुणों का स्थानांतरण होता है। लेकिन जेनेटिक्स में, आनुवंशिकता में कुछ गुणों का ही स्थानांतरण उसके माता पिता से उसके संतानों में होता है। पेरेंटल टू ऑफस्प्रिंग, देयर इज ट्रांसफर ऑफ सम कैरेक्टर और सम ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड genetics. Okay.